गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 45 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे उन डिडक्शन और रेमिटेंस के जो कि एक टैक्सेस में होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो टैक्सेस के अंदर जो भी डिडक्शन होते हैं या जो भी रेमिटेंस होते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इस लेक्चर के अंदर ये हमारी यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हमारी जो HRP का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं TDS क्या है। TDS स्टैंड फॉर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कि जो TDS है वो क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट ए सोर्स इफ द पेमेंट एक्सीड सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। कि जो TDS है वो स्टैंड करता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो भी कंपनी या जो भी पर्सन एक पेमेंट को बनाता है जो कि रिक्वायर होता है उसमें टैक्स डिडक्ट हो, जो कि सोर्स होता है एक पेमेंट एक्सिड का, तो उसके अंदर सर्टेन लिमिट्स होती हैं। तो जो TDS है उसके अंदर जो भी रेट्स डिडक्ट होती हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट से। The company or a person that makes the payment after deducting TDS is called a deductor, and the company or a person receiving the payment is called the deductee. It is the deductor's responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. TDS is the deductor irrespective of the mode of the payment, case, check or credit, and is linked to the pain of the deductor and deducted. कि अगर हम देखें कि जो भी कंपनी है या पर्सन है वो इन पेमेंट्स को मेक करता है और उसके बाद वो डिडक्ट करता है TDS को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो TDS डिडक्ट करता है वो डिडक्टर होता है, और जो कंपनी या जो पर्सन उन पेमेंट्स को रिसीव कर रहा है उसको हम डिडक्टी कहते हैं। तो जो डिडक्टर हुआ है उसको उसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइमली पेमेंट से पहले TDS को डिडक्ट कर ले, और उसके बिहाफ पे जो भी डिपॉजिट है कि जो भी एम्प्लॉय का TDS है उसको सेम अमाउंट में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दे। तो जो TDS है वो डिडक्ट होता है इरेस्पेक्टिव मोड के अंदर, मीन्स पेमेंट जो भी होता है उसका जो भी मोड ऑफ पेमेंट होता है वो कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है या क्रेडिट के रूप में भी हो सकता है। और जो TDS अकाउंट है उसको हम पैन से लिंक करते हैं, मीन्स पर्सनल अकाउंट नंबर से लिंक करते हैं, जो कि किसी डिडक्टर और डिडक्टेड का होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो TDS डिडक्ट होते हैं वो कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेमेंट्स के अंदर होते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो सैलरी के अंदर से TDS डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स, जो भी बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट पेमेंट देती हैं उसके बिहाफ पे भी हम TDS देखते हैं कि वो डिडक्ट होता है। अगर हम कोई भी कमीशन पेमेंट ले रहे हैं तो उसमें से भी TDS डिडक्ट होता है। कोई भी रेंट पेमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर से भी हम जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है उसको डिडक्ट करते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं या कोई भी प्रोफेशनल फ़ीस देखते हैं तो उसके अंदर से TDS डिडक्ट किया जाता है। तो ये कुछ पेमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जिसके अंदर से TDS को डिडक्ट किया जाता है। तो हाउएवर इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS व्हेन दे मेक एंड रेंट पेमेंट्स और अ पे फी टू द प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। कि अगर आप देखें कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिक्वायर नहीं होता कि वो TDS को डिडक्ट कराएं, तो उसके बिहाफ पे वो कुछ रेंट पेमेंट्स को बनाते हैं, और जो भी प्रोफेशनल हैं मीन्स जैसे कि हमारे लॉयर्स या डॉक्टर्स, अगर आप देखें कि जो भी लॉयर्स और डॉक्टर्स को जो भी हम फ़ी करते हैं उसके अंदर हम टैक्स को डिडक्ट नहीं करवाते हैं। तो जो भी वो प्रोफेशनल्स जो भी फ़ीस वो लेते हैं वो उनकी खुद का पैसा होता है। तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि अगर इंडिविजुअल कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करवा रहा है तो वो रेंट पेमेंट और कोई भी जो प्रोफेशनल्स को हम पे कर रहे हैं फ़ीस के रूप में तो वो डिडक्ट नहीं किया जाता। तो TDS इज़ द वन काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। इट इज़ अ टैक्स दैट इट इज़ टू बी डिपोजिट विद द गवर्नमेंट एंड पीरियडिकली एट द आउंस ऑफ द डूइंग ऑन द सेम ऑन द टाइम लाइज विद द डिडक्टर फॉर द डिडक्टी। The deducted TDS can be claimed in the form of tax refund after they file their ITR। मीन्स कि अगर हम देखें कि जो TDS है वो एक तरीके का एडवांस टैक्स है। जो टैक्स हम डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के साथ वो पीरियडिकली हम उसको डिपॉजिट करते हैं। तो जो भी ऑन्स हैं उनको करने के लिए वो एक सेम टाइम के अंदर लाइज होता है डिडक्टर के पास। तो जो डिडक्टी है वो अपने TDS को डिडक्ट कराता है, और जब भी वो चाहे उस TDS का क्लेम कर सकता है। तो जो भी टैक्स रिफ़ंड है वो आपकी जब ITR फाइल आ जाएगी, मीन्स इनकम टैक्स फाइल आ जाएगी, तो उसके बिहाफ पे आपको वो रिफ़ंड है वो दोबारा रिसीव हो जाता है। तो मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कोई भी TDS डिडक्ट करा रहा है जो कि एक गवर्नमेंट के पास हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अगर वो कभी भी चाहे तो उसका क्लेम कर सकता है।
What is TDS return? A deductor has to deposit the deducted TDS to the government paid, and the details of the same have to be filled in the form of TDS return. A TDS return has been filled quarterly. Different types of TDS deduction have to be filled using different TDS return forms. कि अगर हम देखें कि जो TDS रिटर्न है उसके अंदर जो डिडक्टर है वो डिपॉजिट करता है जो भी डिडक्टेड TDS को गवर्नमेंट के पास, तो जो भी डिटेल्स हैं उसको सेम हमें फिल करनी होती है TDS रिटर्न फॉर्म के अंदर। तो जो TDS रिटर्न है वो फिल किया जाता है क्वार्टरली। तो हम देखें कि डिफरेंट टाइप्स के TDS डिडक्शन फिल किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ TDS रिटर्न फॉर्म के अंदर। तो प्रिपेयरिंग TDS रिटर्न्स कैन बी डन इजीली यूजिंग द क्लियर TDS सॉफ्टवेयर। रीच आउट टू अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प विथ योर TDS रिटर्न्स। अगर हम देखें कि जो भी प्रिपेयर करते हैं हम TDS रिटर्न्स को, उसको अगर हम इजीली डन कर रहे हैं तो वो एक क्लियर TDS सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। तो जो भी हम नीड होती है, अगर हम कोई भी हेल्प चाहते हैं TDS रिटर्न के रिगार्डिंग, तो उसके भी यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिच कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू पे डायरेक्ट टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एज ए सोर्स, कि हम कौन से पेमेंट है जो एक टैक्स डिडक्टेड या कोई भी सोर्स को कलेक्ट करने के लिए देते हैं। तो टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एज सोर्स शैल बी डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग मोड्स। क्या हम देखें कि जो भी टैक्स डिडक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं एक सोर्स के रूप में, तो हम जो भी डिपॉजिट है अपनी क्रेडिट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मोड्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो पहला जो मोड है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड, मीन्स ई पेमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर। अगर हम कोई भी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ई पेमेंट करना होता है। तो जो कॉर्पोरेट है उस जितने भी कॉर्पोरेट है उसको वो एसेस करते हैं, और जितने भी एसेस है मीन्स कि जितनी भी अदर देन कंपनीज़ हैं वो प्रोविज़न करती हैं सेक्शन 44AB के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि 1961 के अंदर एप्लीकेबल है। दूसरा अगर हम मोड देखें वो है फिजिकल मोड, जिसके अंदर हम फर्निश करते हैं चालान 281 को, जो कि ऑथराइज होता है किसी भी बैंक ब्रांच के अंदर। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल मोड है और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसके थ्रू हम जो भी टैक्स डिडक्शन है या कोई भी कलेक्शन है एक सोर्स का, वो हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिपॉजिट के रूप में देते हैं। इसके बाद हम समझते हैं रेमिटेंस क्या होते हैं। ए रेमिटेंस रेफर्स टू अ मनी दैट इज सेंट और ट्रांसफर टू द अनदर पार्टी। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिमिट विच मीन्स टू द सेंड बैक। रिमिटेंस कैन बी सेंट विया वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मेल, ड्राफ्ट और चेक। अगर हम देखें कि रेमिटेंस है वो रेफ़र करते हैं उस मनी को जो कि हम सेंड करते हैं अनदर पार्टी को, मीन्स कि जो भी हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो जो टर्म है उससे डिराइव होता है कि जो रिमिट वर्ड है वो बताता है एक सेंड बैक को कि हम दोबारा से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो रेमिटेंस जो है वो सेंड किया जाता है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू, मेल के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या चेक के थ्रू। रेमिटेंस कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग इन्वॉइसेज और अदर ऑब्लिगेशंस, कि जो रेमिटेंस है उसको यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर। तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इन्वॉइसेस को, मींस बिल्स को, और कुछ अदर ऑब्लिगेशंस को। बट द टर्म इज़ टिपिकली यूज टू रेफर द मनी सेंड टू द फैमिली मेम्बर्स बैक इन द पर्सनस होम कंट्री। कि अगर हम देखें कि जो ये टर्म है वो टिपिकली यूज़ होती है जब हम किसी मनी को सेंड करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, और जो भी पर्सनस है वो किसी होम कंट्री का होता है। तो जो रेमिटेंस है अगर उसके अंदर हम कुछ उसके फीचर्स की अगर बात करें तो कुछ वो इस तरीके से हैं कि जो रेमिटेंस है उसके अंदर जो मनी है वो सेंड की जाती है अनदर पार्टी के लिए। तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अगर हम कोई भी मनी सेंड कर रहे हैं तो वो एक तरीके से रेमिटेंस होगा। दूसरा क्या है, द सेंडेज टिपिकली एन इमिग्रेंट एंड द रिसिपेंट ए रिलेटिव बैक होम, कि जो सेंडर है वो टिपिकली इमिग्रेंट करता है और जो भी रिसिपेंट है वो रिलेटिव बैक होम के अंदर उसको रिसीव करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेमिटेंस रिच आर रिकॉर्ड हाई इन 2000 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। कि अगर हम देखें कि जो रेमिटेंस है वो 2018 के अंदर इतना हाई हो गया था, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि वो 2018 के अंदर जो रेमिटेंस है वो 2018 के अंदर बहुत हाई हो गया था। मीन्स कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो भी मनी पेमेंट कर रहे थे वो रेमिटेंस के थ्रू कर रहे थे। तो जो रेमिटेंस है उसका मतलब यह है कि हम एक मनी को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी पार्टी के लिए। रेमिटेंस रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल इन लो इनकम एंड डेवलपिंग नेशंस।
आफ्टर एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, कि जो रेमिटेंस है वो रिप्रेजेंट करता है एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम को जो कि पीपल एक लो इनकम या डेवलपिंग नेशन के लिए करता है। तो हम एक्सीड करते हैं उन अमाउंट को एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट के थ्रू। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या रेमिटेंस है, तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर लो इनकम कंट्रीज आर दोज विच स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज, रेमिटेंस रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नेटिव पॉपुलेशन। इन 2015 फॉर एग्जांपल मैक्सिकन्स अब्रॉड सेंट ओवर $24 बिलियन बैक होम विच हैज़ मोर मनी देन द कंट्री जनरेटेड फ्रॉम द सेलिंग ऑयल। कि अगर हम देखें कि जो कंट्रीज़ लो इनकम की हैं तो उसके अंदर अब देखें कि वो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रगलिंग होती है, तो रेमिटेंस उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम के अंदर जो कि नेटिव पॉपुलेशन से हम रिसीव करते हैं। तो अगर 2015 के अंदर देखें तो जो मैक्सिकन है उसके अंदर हम देखें कि $24 बिलियन रुपीज़ को बैक होम किया गया था, और जो भी मनी हम ये देख रहे थे दूसरी कंट्री से हम रिसीव कर रहे थे जब हम किसी ऑयल को सेल कर रहे थे। तो जब भी हम किसी दूसरी कंट्री को कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो भी हमें मनी रिसीव हो रही है वो एक रेमिटेंस के रूप में मिल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो एक स्टर्लिंग इकोनॉमी के लिए काम की जाने वाली चीज़ है कि अगर कोई इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और उसके अंदर वो कंट्री एक लो इनकम की है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक सोर्स देखना है तो हम एक रेमिटेंस का यूज़ करके एक सोर्स के रूप में उसको एक नेटिव पॉपुलेशन से रिसीव करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट्स इन 2018 वर इंडिया विथ $79 बिलियन, फॉलोड बाय चाइना $67 बिलियन, मैक्सिको $36 बिलियन, फिलीपींस $34 बिलियन एंड द इजिप्ट $29 बिलियन। तो अगर हम देखें कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर हम देखें तो जो टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट्स है 2018 के अंदर, तो इंडिया की थी जो रेमिटेंस रिसिप्ट वो थी $79 बिलियन, और चाइना की अगर हम देखें तो $67 बिलियन, मैक्सिको की $36 बिलियन, फिलीपींस की $34 बिलियन और इजिप्ट की $29 बिलियन। तो अगर हम देखें कि इंडिया की $79 बिलियन रेमिटेंस रिसिपेंट्स हैं कि जो हम एक मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो देखें कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा थी। तो ये एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है जो कि हम देख सकते हैं कि रेमिटेंस कितना ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है जब हम एक मनी को किसी दूसरी पार्टी के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलिवेंट पर्सन कौन होता है। तो ये रेलिवेंट पर्सन इंक्लूड्स यू अ हस्बैंड और वाइफ, सिविल पार्टनर, कोहैबिटी एंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन एज अंडर 18। अ रिलेवेंट पर्सन कैन आल्सो बी अ ट्रस्टी और अ कंपनी। अगर हम देखें जो रिलेवेंट पर्सन है तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हस्बैंड और वाइफ को, सिविल पार्टनर को, कोहैबिटी और चिल्ड्रन को या ग्रैंड चिल्ड्रन को जिसकी एज 18 से अंडर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेवेंट पर्सन है वो ट्रस्टी या कंपनी भी हो सकते हैं। तो हम ये कहें कि अगर कोई रेमिटेंस है तो रेमिटेंस का मतलब ये हुआ कि हम किसी मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम उनमें अगर रेलिवेंट पर्सन को देखें तो वो हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, सिविल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कोहैबिटी हो सकते हैं, चिल्ड्रन या कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकता है जो कि 18 ईयर की एज से कम अंडर हो, और जो रिलेवेंट पर्सन है वो एक ट्रस्टी या कंपनी भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हमारी यूनिट जो 5 है वो कंप्लीट हो गई है, और जो हमारा HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन का जो सिलेबस है वो भी मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच। और मुझे ये थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।